हेलो गाइस, तो कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। सो आई वेलकम यू ऑल ऑन द रियल सीरीज ऑफ क्लास 11th मैथ्स। और ये है सर स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 03। और आज हम पढ़ने वाले हैं फैमिली ऑफ लाइंस एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये दोनों टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं सर स्ट्रेट लाइंस में। ठीक है, टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ बड़े भी हैं। मतलब चीजें थोड़ा कम समझ में आएंगी, बट हमें तो ऐसा नहीं छोड़ना है ना। कम समझ के छोड़ देंगे तो ये हमें छोड़ देंगी। इसलिए हमें क्या करना है सर, जो भी मैं बता रहा हूं पैरलर में लिखते चलेंगे तो चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी और हमें याद भी रहेंगी। क्योंकि इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो आपको याद रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि याद नहीं रहेगा तो अप्लाई कैसे करेंगे, और अप्लाई ही करना हमारा मेन मकसद है। तो कॉपी और पेन निकाल लें सर, नोट्स बनाना स्टार्ट करें, क्योंकि बेस्ट मेमोराइजिंग पावर लिखने से आती है। देखते हैं आज का टॉपिक्स टू बी कवर्ड क्या है सर। क्या है सर, देखिएगा टॉपिक्स टू बी कवर्ड आज का क्या है सर। फैमिली ऑफ लाइंस पढ़ना है हमें और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। दोनों आप कह रहे सर बस ये चीजें बस करने वाली नहीं है, ट्रक भी कहोगे तो कम पड़ेगी सर। ये दोनों टॉपिक्स बहुत ही लंबी टॉपिक्स हैं, इनके अंदर में बहुत सारे सब टॉपिक्स आते हैं, तो चीजें ध्यान से समझिएगा, जैसे मैंने कहा वैसे करिएगा। आइए चलते हैं पहले टॉपिक्स में। पहला क्या है सर, दैट इज फैमिली ऑफ लाइंस। फैमिली ऑफ लाइंस से क्या समझते हैं सर। पहले तो यार जितना भी डिस्ट्रैक्शन आपके पास है उसको एकदम खत्म करके प्लीज सामने देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात चल रही है। फैमिली ऑफ लाइन से क्या समझते हैं सर। अगर मैं फैमिली बोलता हूँ ना, दिमाग में ग्रुप आता है ना, ग्रुप ऑफ लाइंस। फैमिली ऑफ पर्सन यानी ग्रुप ऑफ पर्सन, यहाँ पर फैमिली ऑफ लाइन मतलब ग्रुप ऑफ लाइन। अब किस ग्रुप ऑफ लाइन की बात हो रही है। मान लीजिए मैं दो लाइन ड्रा करता हूँ कुछ इस प्रकार कि उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P है और उनकी इक्वेशन L1 L2 है रिस्पेक्टिवली। ठीक है सर। अब मैं आपसे ये कहूं कि इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन लिख दीजिए, तो दूसरी बात आपके दिमाग में तुरंत आएगी सर कि एक पॉइंट से पास होने वाली तो हजारों करोड़ों लाइन होंगी, है ना सर। एक पॉइंट से पास होने वाली तो मैं करोड़ों लाइन बना सकता हूं। सॉरी, पास नहीं कर रही है ध्यान दीजिएगा, थोड़ा गलत हो गया। इसी पॉइंट से पास करने की बात कर रहा था। तो इस लाइन से पास होने वाली तो बहुत सारी लाइन होगी, है ना। तो अब बहुत सारी लाइन है मतलब कि सर ग्रुप ऑफ लाइन है, उसी को बोलते हैं सर फैमिली ऑफ लाइन। और इन फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन, जनरल इक्वेशन एक होता है सर, वो क्या होता है सर, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या है सर, L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0। जहां पर हमारा सर लेमडा क्या है, लेमडा इज अवर पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है सर, पैरामीटर एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसको चेंज करने पे हमें अलग अलग चीजें मिलती हैं। और यहां पर चीजें क्या है सर, लाइंस हैं। अगर मैं लेमडा की वैल्यू चेंज करूंगा तो मुझे कोई और वैल्यू मिलेगी, कोई और लाइन मिलेगी। और लेमडा की वैल्यू चेंज करूंगा तो मुझे और लाइन मिलेगी। मतलब ये एक पार्टिकुलर लाइन की ही इक्वेशन लिखी है, बट ये जनरल फॉर्म है सर। लेमडा की वैल्यू चेंज करूंगा, लाइन की इक्वेशन मतलब किसी और लाइन की इक्वेशन हमें मिल जाएगी। इट इज अ जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस। फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या है सर, L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0। तो आप कह रहे हैं सर ये बातें कुछ जनरल जनरल करके समझ नहीं आई। तो यार ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि मैं ये कह दूं कि दो लाइंस हैं, सपोज वाली बात आती है। मान लीजिए मैं बोल दिया कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 एक लाइन है और एक 3x माइनस 4y इक्वल टू 7 एक लाइन है। दो लाइन है। अब मैं कह दूं कि इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली एक लाइन जिसका स्लोप -1 है, वो लिख दीजिए उसकी इक्वेशन। तो कहेंगे सर वेरी इजी, ये तो मैं लिख दूंगा। तो वही बात यहां भी हम कर रहे हैं भाई, यहां भी वही चीजें हैं। दो इक्वेशन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तभी मिलेगा जब हमें दोनों लाइन गिवन होंगी, दोनों की इक्वेशन गिवन होंगी। L1 L2 गिवन है। लेमडा क्या है सर, वो कंडीशन है जो यहां पर मैं m दे रहा हूं। कंडीशन एक मैथमेटिकल कंडीशन जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना। स्लोप गिवन होगा। एक लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए दो चीजें पता होनी चाहिए। पहला तो मैंने दे दिया ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दूसरा क्या है सर, ये पैरामीटर। ये पैरामीटर गिवन है, ठीक है। ये कंडीशन देता है कि इस तरीके से वो चलेगा इक्वेशन, तो उस पर्टिकुलर लाइन की इक्वेशन आप लिख देंगे। तो यहाँ ये बोल के ये चीजें कॉम्प्लेक्स नहीं लग रही। ये कॉम्प्लेक्स क्यों लग रहा है सर, क्योंकि हाँ आप यही अप्रोच डालेंगे। अगर मैं दो इक्वेशन देता हूँ, मैं कहता हूँ कि सर दोनों इक्वेशन मतलब दो लाइन है जिनका इक्वेशन ये है और इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली आपको लाइन लिखना है जो कि ये सेटिस्फाई करता है। कोई और कंडीशन दे दिया जिसका इंटरसेप्ट ये है, जिसका स्लोप ये है, जिसका एक्स इंटरसेप्ट ये है, जिसका वाई इंटरसेप्ट ये है। तो आपको एक मैथमेटिकल कंडीशन मिल गई और एक और चीज मिल गई कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होती है, मतलब एक पॉइंट मिल गया। तो इक्वेशन बहुत आसानी से लिखती है। मतलब आप यहां से नहीं जाना चाहेंगे, है ना सर। तो ये यहां से जाना भी नहीं है।
असल में हम इसका करने वाले हैं एक रिवर्स यूज। रिवर्स यूज क्या होता है सर? अब यहां पर मैंने कहा ना एक फिक्स पॉइंट से पास हो रही है तो लाइन की इक्वेशन लिख दो। बट मैं अगर ये कह दूं सर कि लाइन की इक्वेशन मैं देता हूं तुमको, वो फिक्स पॉइंट बता दो। क्या मैंने कहा? लाइन की इक्वेशन मैं देता हूं, वो फिक्स पॉइंट बता दो। तो अब भी आपको दो चीजें ही जरूरी बिल्कुल पड़ेंगी भाई, क्योंकि यार इक्वेशन लिखना है तो हमें दो चीजें जरूरत पड़ी। तो फिक्स पॉइंट चाहिए तो दो चीजें जरूरत पड़ेंगी ना, क्योंकि तीन अननोन है उनमें से दो नोन हो तो एक निकाल लेंगे, है ना सर? ये बात मैं बहुत पहले बताया हूं। अब क्या सर थोड़ा समझ नहीं आया, फिर से बताते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा हम क्या करेंगे इसका रिवर्स यूज, मतलब मैं इक्वेशन दे दूंगा, फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन मैंने दिया जी सर, फिर मैंने एक कंडीशन दे दी, एक मैथमेटिकल कंडीशन जो कि वो इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। फिर मैं कहूंगा कि अब मुझे वो फिक्स पॉइंट बता दो जिस फिक्स पॉइंट से वो लाइन पास कर रही है। तो अब इसका मतलब आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए सर मैं फिक्स पॉइंट की बात कर रहा हूं, और वो फिक्स पॉइंट क्या है सर? दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम तभी निकाल पाएंगे जब हमें दोनों लाइन पता होंगी, और दोनों लाइन हमें तब पता होंगी जब वो पर्टिकुलर इक्वेशन हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, तब हम इसका कंपैरिजन उससे कर देंगे, L1 L2 मिल जाएगा। L1 L2 मिलते ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने आता है। हाँ सर, हवा में बात नहीं करते हैं, चलिए क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। जो क्वेश्चन क्या है सर, जैसे क्वेश्चन देखते हैं इस पे एकदम रिवर्स यूज पे क्वेश्चन क्या है सर? रिवर्स यूज पे क्वेश्चन क्या है सर? कह रहे हैं इक्वेशन जो दिया है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हमें गिवन है, ठीक है? सेटिस्फाई दिस कंडीशन, एक कंडीशन दे रहा है। देखिए मैं एकदम आपकी भाषा में लिख दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। क्या है सर कि ए बी सी आर इन एपी, ये एक कंडीशन गिवन है कि एबीसी जो है ये एक्स प्लस बी वाई प्लस सी में एबीसी जो है वो क्या है सर? एपी में है। उसके बाद कह रहा है कि फाइंड दैट फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट, अब आपके दिमाग में आया ना सर कि हमें क्या करना है सर? फैमिली ऑफ लाइन की जो कॉन्सेप्ट है, फैमिली ऑफ लाइन का जो कॉन्सेप्ट है उसका रिवर्स यूज करना है। हमें एक फिक्स पॉइंट दिया है, एक कंडीशन दिया है, तो हम क्या करते थे सर? इक्वेशन लिखना था। वो फॉर्म क्या है? L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0। तो अब कह रहे हैं सर मैं इक्वेशन दे रहा हूं और एक कंडीशन दे रहा हूं, अब मुझे बताओ कि वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है क्या? अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ये पहले क्या पूछ रहे हैं सर? दोनों लाइन क्या है, दोनों लाइन की इक्वेशन क्या है, कैसे निकालेंगे? यूजिंग दिस इक्वेशन, और ये हमें पता है। अच्छा अब देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई, एकदम इजी चीजें हैं। यहां देखिएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये मुझे पता है ना सर? ये कह रहे हैं कि ये इक्वेशन, ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ठीक है? तो इसको देखिएगा, अगर ए बी सी ए पी में है तो आपको एक बात पता होगी ना सर, क्या सर? टिक 2b इक्वल टू ए प्लस सी होता है। थोड़ा सा अगर इसको इंटरचेंज करें तो a प्लस सी माइनस 2b इक्वल टू 0, एक चीज ये चीजें बनेंगी ना जी सर। अब यहां से इसका यूज करके यहां से एक वेरिएबल रवाना कर दो। कैसे सर? भाई इसी का यूज करना है ना, ये इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना? तो यहाँ की वैल्यू अगर मान लो c की वैल्यू में रिप्लेस कर दे रहा हूँ तो कुछ इस प्रकार से आएगा, दैट इज क्या सर? 2b माइनस ए, सी की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो ax प्लस बी वाई, सी की वैल्यू पुट करिए सर 2b माइनस ए इक्वल टू 0, ए को ए के साथ, बी को बी के साथ, ax माइनस ए प्लस बी वाई प्लस 2b इक्वल टू 0। यहाँ क्या हो जाएगा सर? a कॉमन, दैट इज x माइनस 1 प्लस b कॉमन, दैट इज y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब अगर मैं इसको होल से a से डिवाइड कर देता हूं सर, डिवाइड कर दीजिए, इससे क्या हो जाएगा सर? x माइनस 1 प्लस b बाई ए y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा। मैंने जनरल फॉर्म ऑफ लाइन ऑफ इक्वेशन, फैमिली ऑफ लाइन की इक्वेशन क्या बताई थी सर? L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0। अगर आप इस लाइन को, इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो आपको ये नहीं लग रहा है कि लेमडा हमारा बी बाई ए है और ये हमारा L1 है और ये हमारा L2 है, x माइनस 1 x और y प्लस 2। तो इसको कंपेयर करने के बाद हमें क्या मिला सर? कि L1 की वैल्यू x माइनस 1 है, L2 की वैल्यू क्या है सर? y प्लस 2। दोनों इक्वेशन मिल गई है ना सर? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं, वेरी इजी। इक्वल टू 0 करेंगे, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू माइनस 2, तो हम कह सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है सर? 1, -2।
क्या समझ में आया? क्या चीजें बहुत ही आसान है, बस आपको क्या करना था सर, एकदम ध्यान से सुनना था। फिर से रिकॉल करेंगे, चीजें समझ में आनी चाहिए, रिकॉल करेंगे बिल्कुल। देखिए क्या था सर कि वो जो एक इक्वेशन दी थी फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन, वो कह रहे हैं ये एक सर्टेन कंडीशन सेटिस्फाई करती है, दैट इज कि उनके जो ए बी सी मतलब कोफिशिएंट्स हैं, जो हमारे कांस्टेंट टर्म है उस इक्वेशन के, वो एपी में है, ए बी सी आर इन एपी। क्या ये कंडीशन ये सेटिस्फाई करेगा? हमने वही यूज करके इसमें पुट कर दिया और इस इक्वेशन को हमने L1 प्लस लेमडा L2 के फॉर्म में चेंज कर लिया, क्योंकि हमें पता था ना कि फैमिली ऑफ लाइन की इक्वेशन है। अब सर आपके दिमाग में आया, नहीं आया तो मैं डाल देता हूं कि सर आपको कैसे पता चला कि वो जो इक्वेशन गिवन है वो फैमिली ऑफ लाइन की इक्वेशन। तो याद रखिएगा, जब कभी फिक्स्ड पॉइंट की बात आ जाए, फिक्स्ड पॉइंट, अ लाइन पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, अ लाइन पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, अगर ये चीज आ जाए ना दिमाग में कह रहा हूं, पेपर में या आपको लिखा हुआ दिख जाए, तो तुरंत आपके दिमाग में कौन सा चीजें छपके आनी चाहिए सर? फैमिली ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर, L1 प्लस लेमडा L2 बस इक्वल टू 0। फैमिली ऑफ लाइन का जनरल फॉर्म यही है। हमें इक्वेशन को ऐसे इंटरचेंज करना है, इंटरचेंज नहीं, चेंज करना है, इस फॉर्म में लाना है। इसको इस फॉर्म में लाए, L1 L2 कंपेयर किए, L1 L2 मिलता ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया, मतलब फिक्स्ड पॉइंट मिल गया। समझ में आया कि नहीं? बहुत इजी लग रहा होगा, अरे सर आपके लिए तो इजी है। अरे ठीक है, समझ में आया, आ जाइए प्लीज। एक बात और मैं क्या कहने वाला था कि इस लॉन्ग मेथड का एक शॉर्ट मेथड भी है। क्या सर? दैट इज नोन एज शॉर्टकट। ट्रिक नहीं है भाई, शॉर्टकट है। क्या है सर? समझाते हैं। ये याद कर लीजिएगा, 1 माइनस 2 क्या आया है सर? हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब मैं समझाता हूँ एक और मेथड, मिटा दूं जी सर। ओके, देखिएगा, मैंने कहा ना ए बी सी ए बी में है, ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है वो कंडीशन। क्या ये सत्य है? जी हाँ सर, ये सत्य है। तो एक बात और सर, कि अगर ये इक्वेशन ए बी सी ए पी में है, इस बात की पुष्टि करता है, तो इससे बनने वाला इक्वेशन भी इसको सेटिस्फाई करेगा, है कि नहीं सर? मतलब मैंने अगर 2b इक्वल टू ए प्लस सी लिखा है, तो a माइनस 2b प्लस सी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करेगा बिल्कुल। ये बात है, क्योंकि वो बोला रहेगा कि दिस इक्वेशन सेटिस्फाई दिस कंडीशन, तो वो कंडीशन को हमने कुछ इस तरीके से लिख लिया। लिखने के बाद आपको क्या करना है सर? डायरेक्ट कंपेयर कर दो भाई, इसको इससे कंपेयर कर दो, तो क्या निकल के आएगा सर? 1 y की वैल्यू क्या आ जाएगी सर? -2। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा सर? 1 - 2। क्या चीजें समझ में आई? क्या किया है मैंने सर? मैंने कहा ना एपी कह रहा है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है हमारा फॉलोइंग इक्वेशन, तो हमने क्या किया सर? दोनों को कंपेयर कर दिया। अब एक बहुत ही प्रोमिनेंट चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आपके दिमाग में आ गई होगी, नहीं आई है, मैं लाता हूं सर। क्या सर? कि आपने कंपेयर कर दिया सर, सिखाया नहीं कंपेयर कैसे करते हैं। फिर आप कुछ लोग कह रहे हैं सर कंपेयर करना तो हमें आता है, बट मैं कुछ बता रहा हूँ, सुन लो। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है सर, कि कभी भी पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको कंपैरिजन करने के लिए कहा जाए या फिर जरूरत पड़े कि दो इक्वेशन को कंपेयर करो, तो सबसे पहला कंसर्न आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए सर? क्या कि जो हमारे पास टर्म्स हैं इक्वेशन की दोनों, उन दोनों टर्म में से मान लीजिए 3 टर्म, जो भी टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म, एक टर्म को ही, दोनों इक्वेशन में एक टर्म को बराबर कर लीजिए बाई मल्टीप्लाइंग, डिवाइडिंग, जो भी आपके दिमाग में आ रहा हो उस टाइम आप उसको क्या कर लीजिए? बराबर कर लीजिए, तभी कंपैरिजन कीजिएगा। ठीक है, ये होता है कंपैरिजन का मतलब। सर आपने तो कुछ डिवाइड वगैरह नहीं किया, देख लो, ए बी सी है, सॉरी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है ना सर? यहां भी क्या है सर? a माइनस 2b प्लस सी। क्या तीनों टर्म में से, इन जो दोनों इक्वेशन है उसमें से जो तीनों टर्म्स हैं, क्या एक चीज बराबर नहीं दिख रही है? सी बराबर नहीं इसलिए नहीं किया यार, बराबर होता तो क्यों? हमें बराबर देखना है ना, बराबर है तो कंपैरिजन करना है, सॉरी कंपैरिजन हमें करना है, जरूरत हमारी है, तो हमें क्या करना है सर? बराबर कर देना। बराबर करेंगे तो जो हम कंपैरिजन करेंगे वो अच्छा होगा, सत्य होगा, चीजें गलत नहीं होंगी। ठीक है, और एक दूसरी बात जो मैं बताना चाह रहा हूं, देखिए हमेशा आपको यहां जो रिपीटेटिव टास्क क्या है सर? कभी भी इक्वेशन आपको गिवन है स्ट्रेट लाइन की, तो आपको क्या करना है सर? सारे टर्म को एक तरफ ले आओ,
ये वाली चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहनी चाहिए, क्योंकि सारे टर्म को एक तरफ लाने के बाद ही हमें पता चलता है कि वो टर्म की एक्चुअल साइन क्या है। क्योंकि अगर अभी तो आपको ये नहीं पता चल रहा है कि सर साइन की क्या ज़रूरत है, बट जैसे आप सर्कल पढ़ूंगा मैं जस्ट इसके बाद ही, तो सर्कल जब आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा सर, हमें कोफिशिएंट में खेलना है। जैसे सर यहाँ हम खेलते थे ना एक्स वाई ए बी में, बस उसमें और भी कोफिशिएंट आ जाएंगे जी एफ एच। तो इन कोफिशिएंट को खेलने के लिए सर हमें साइन यूज होगा, है ना। कोफिशिएंट के साथ साइन उठाते हैं भाई, पॉजिटिव नहीं लेकिन नेगेटिव उठाते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा था कि जब आप सारे टर्म को एक तरफ ले आएंगे तो हमें पता चलेगा कि उसका एक्चुअल साइन क्या है, सो दैट हमें कोफिशिएंट का यूज करना है तो हम उसका एक्चुअल साइन के साथ ही यूज करेंगे, ठीक है। ऐसा तो है नहीं। अब जैसे मान लो कि टर्म्स है, मान लीजिए इसी को हमें यूज करना है, तो a माइनस टू बी माइनस सी है ना सर, यहां पर इसका साइन माइनस सी है, लेकिन जब इसको हम टर्म को इधर लाए a माइनस टू बी, तो हमें यह पता चला कि यहाँ पर इसका पॉजिटिव साइन है, क्योंकि वो यूजुअली है भाई, ये तो मैथमेटिक्स है, उधर से इधर लाएंगे तो पॉजिटिव होगा, पर एक्चुअल साइन इसका पॉजिटिव है। मतलब अगर मैं c की कोफिशिएंट मान लो भाई कि c क्या है, एक वेरिएबल है, तो c के साथ जो कोफिशिएंट है उसकी साइन की बात करूं तो यहाँ पर पॉजिटिव है और हमें यही वाला लेना है। अगर यहाँ होता तो हम क्या लेते सर, निगेटिव, तो गलत हो जाता है। इसीलिए कहते हैं जब सारी टर्म को एक तरफ लाओ और आसान करो मतलब सारी टर्म को एक तरफ लाओ और चीज़ें आसान करो, ठीक है। आसान से कहने का मतलब क्या है सर, कि हमें सही चीज़ें पढ़ते रहना है, और ये चीज़ें कन्फ्यूजन कर देती हैं सर, यहाँ से उठाना था यहाँ से उठाना था, ये चीज़ दिमाग में तब नहीं आती है एग्जामिनेशन में। तो ये अभी से अगर आप सिचुएशन अपने साथ आदत बनाते चलेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। तो फैमिली ऑफ लाइंस का क्या कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, देख लीजिए। हम वन माइनस, मैंने कहा था ना याद रखना, मैच कर रहा है कि नहीं, मैच कर रहा है। तो ये चीजें क्या थी सर, फैमिली ऑफ लाइंस का कॉन्सेप्ट। रिवर्स यूज हमने किया, फिक्स पॉइंट पूछा है, अब इक्वेशन देके फिक्स पॉइंट पूछ रहा है। अगर फिक्स पॉइंट देके और एक कंडीशन देके इक्वेशन पूछता है तो चीजें आसान हो जाती हैं, हम वैसे चले जाएंगे मेथड, बहुत आसान है दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। पर यार कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। सर आप बहुत बकवास कर रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे हैं, आगे चलें। चीजें समझ में आनी चाहिए, प्लीज प्लीज भैया कंसंट्रेट करिए, बिटार दूं। चलिए अब आगे चलते हैं सर। अब हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है सर, और उसको एकदम ध्यान से समझिएगा। क्या है सर, दैट इज, तो यार अगली हेडिंग लगाएंगे, दैट इज नोन एज सर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, सर ये क्या होता है पेयर? यार पेयर की हिंदी बोलो तो जोड़ा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, किसका जोड़ा सर, स्ट्रेट लाइन का जोड़ा। ये तो हिंदी इंग्लिश की बात हो गई सर, मुद्दे पे आइए। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का मतलब है सर कि दो लाइन की इक्वेशन का प्रोडक्ट इज नोन एज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। मतलब अगर दो लाइन की इक्वेशन का हम प्रोडक्ट कर देते हैं तो हमें एक सेकंड डिग्री इक्वेशन मिलती है एक्स वाई में, और उस सेकंड डिग्री इक्वेशन को हम बोलते हैं सर इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। नहीं समझ में आया, चलिए एक इक्वेशन लेके समझते हैं। मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया, x प्लस 2y इक्वल्स टू 3 और 3x माइनस 4y इक्वल टू 7, दो एक यूनिक इक्वेशन, मतलब पार्टिकुलर इक्वेशन। अब इनको क्या करना है सर, सारे टर्म को एक तरफ लाओ और मल्टीप्लाई कर दो। क्या कहा सर, मैंने बताया ना एक प्रोमिनेंट चीज, बहुत रिपीटेटिव टास्क क्या है सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कि सारे टर्म को एक तरफ ले आओ। ये हो गया सर, फिर 3x माइनस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0 आ गया जी सर, वही इक्वेशन है भाई, सारे टर्म को एक तरफ लाओ फिर मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, वही अलजेब्रा वाला मेथड, ऐसे लिखो, फिर 3x माइनस 4y माइनस 7 ऐसे लिखो, मल्टीप्लाई कर दो। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं सर, एक टर्म को उठाओ सब में मल्टीप्लाई करो, बातें इतनी तो पता ही होंगी सर। क्या हो जाएगा सर, 3x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 7x, फिर इसका मल्टीप्लाई करते हैं सर, कितना हो जाएगा सर, 6xy माइनस 8y स्क्वायर माइनस 14y, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा सर, माइनस 9x प्लस 12y प्लस 21 इक्वल टू 0। अब ये जो बना हुआ ना लंबा चौड़ा, इसको थोड़ा सा अगर कम कर दें क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, तो 3x स्क्वायर यहाँ पे देखिए 4xy 6xy यहाँ हो जाएगा प्लस 2xy, फिर यहाँ पर 7x 9x कितना आ जाएगा सर, अच्छा y स्क्वायर ले आते हैं, माइनस 8y स्क्वायर
फिर -7x, ये तो यार बचपन में किए हैं ना। कितना होता है सर 16x, फिर यहाँ पर y के टर्म को ले लें तो कितना आ जाएगा सर -2y, फिर यहाँ कितना है सर +21 = 0। ये क्या है सर, एक सेकंड डिग्री इक्वेशन, एक सेकंड डिग्री इक्वेशन दैट इज नोन एज सर इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर कैसे बनाया सर हमने, दोनों इक्वेशन जो लाइन, दोनों लाइन की इक्वेशन के सारे टर्म को एक तरफ लाओ और मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज नोन एज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का जनरल फॉर्म क्या होता है सर, जनरल फॉर्म देख लीजिए, बिल्कुल जनरल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों सर, बताते हैं। जनरल फॉर्म क्या होता है सर, ax² + 2hxy + 2by² + 2fx + 2gy + c = 0। ये है सर क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। सर ये इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में नहीं कह सकता, क्यों नहीं कह सकते सर, क्या बात है। तो देखो यार, सबसे पहली बात, ये जो सेकंड डिग्री इक्वेशन आपके सामने दिख रही है, ये एक कलर चेंजिंग इक्वेशन है। कलर चेंजिंग क्या कह सकते हो, रूप चेंजिंग है, ये अपना रूप बदल सकती है विथ सर्टेन कंडीशन। हम जब इस पे लगाते हैं तो यही बन जाती है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, यही बन जाती है सर्कल की इक्वेशन, फिर यही बन जाती है एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला। कंडीशन लगाते ही क्या हो जाएगी सर, ये अपना रूप चेंज कर लेती है, अपना कलर चेंज कर लेती है, दैट इज वाई इसको बोलते हैं सर कलर चेंजिंग इक्वेशन। ठीक है सर, यहां पर ये इक्वेशन बनी हुई है स्ट्रेट लाइन की, तो सर क्या कंडीशन ऐसी होती है कि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी, हमें कैसे पता चलेगा, तो वही तो सीखने आए हैं। ठीक है, तो अब समझने की कोशिश कीजिए। कंडीशन क्या है, इसको मिटा दूं जी सर। कंडीशन क्या है, टू बी दिस जनरल इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ठीक है, कंडीशन है कि अगर मैं डिटरमिनेंट बनाऊं, एक डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर 0 हो जाए, वो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है सर, जो हमारे पास यहाँ पर कोफिशिएंट्स हैं, कुछ कोफिशिएंट मिलके आएंगे आपके पास। x² y² के कोफिशिएंट क्या होते हैं सर, x² का है a, y² का है b, फिर है सर हमारे पास h, फिर हमारे पास f, फिर हमारे पास g, ये सब क्या है सर कोफिशिएंट्स हैं, इसी में से निकाला हूँ। ठीक है, अब इनके ही मदद से मैं एक डिटरमिनेंट बनाता हूँ। कैसे सर, देखिएगा, आपको उनके टर्म्स को ऐसे लिख देना है, ABC है ना ABC और HGF कैसे बनाया सर, ABC को डायगोनली रखा, फिर HGF इधर, HGF इधर। ठीक है, अगर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है तो सर हम कहेंगे कि ये जो इक्वेशन है दैट इज सर इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। सब चीजें समझ कम आ रही हैं, मैंने कहा ना पैरेलल में लिखते चलिए भाई, थोड़ा सा दिक्कत होगा बट इंपॉर्टेंट है तो समझ के चलते। जनरल फॉर्म ये मैंने कहा कलर चेंजिंग इक्वेशन, यही इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, यही सर्कल, यही पैराबोला, यही एलिप्स। तो सर कंडीशन क्या है स्ट्रेट लाइन की होने के लिए, सर ये कंडीशन है, उनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनको उठाया, ABC बनाया डायगोनल पे HGF, उसके बाद इसकी वैल्यू अगर 0 आती है तो हम कहेंगे हाँ सर ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है जिनमें कि हम ये उठाए हैं कोफिशिएंट्स, वो क्या है सर, दैट इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। अब यहाँ देखिए सर ये होते क्या है AB, तो यार x² y² का तो पता है AB होता है, ठीक है, C वो रहा, और HGF क्या है सर, HGF सर x y के कोफिशिएंट h, और G क्या है y का, x क्या है f का, तो f क्या है x का। ये सब कोफिशिएंट्स हैं जिनको आपको ढूंढना आना चाहिए। जब अगर आपको एक पार्टिकुलर सेकंड डिग्री इक्वेशन गिवन है तो उसमें से आप ये वैल्यू सब निकालना आना चाहिए, बहुत इजी है भाई। यहाँ देखिएगा ये h का अगर मैं निकालूं कोफिशिएंट तो याद रखिएगा x y का कोफिशिएंट दैट इज h/2, x y का ही सिर्फ निकालना है ना, सिर्फ x y का ही कोफिशिएंट क्या होगा सर, h/2 होगा ना, चीजें समझ में आती हैं जी सर। एक्स वाई का कोएफिशिएंट दैट इज h/2। फिर मैं अगर यहाँ से x बोलूँ तो f/2 होगा, x बोले तो f/2, y बोले तो g/2, क्योंकि हमें सिर्फ उसी का बोलना है, उसको छोड़ के कुछ नहीं। ठीक है जी सर, तो यहाँ से ये चीजें निकालने आ जानी चाहिए। सर इससे प्रूफ क्या करना चाहते हैं, तो यार पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन अभी हमें पढ़ना भी बहुत वास्ट है, ये ध्यान से समझिएगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं।
पहले तो आपको समझ में आ गया ना कि सेकंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, फिर वो सेकंड डिग्री इक्वेशन होती है, वो जो कलर चेंजिंग होती है उसकी कंडीशन क्या है कि वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं सर टर्म्स रिलेटेड टू पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, हमें क्या क्या टर्म्स आनी चाहिए। उसके पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए, दैट इज व्हाट सर। देखिएगा इधर इधर, हाँ थोड़ा सा मिटाने के अलग हो, आधे लोग तो लेस चिप्स खाने लगते हैं। हाँ तो देखिएगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दो प्रकार की होती है सर। पहला क्या, होमोजीनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, होमोजीनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, एंड दैट इज सर नॉन होमोजीनियस। ठीक है, अपोजिट दो चीजें तो होंगी ही ना। राइटिंग बहुत खराब लग रही है सर, आप राइटिंग नहीं इमोशन पे जाओ, वर्ड नहीं इमोशन पे जाओ। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दो प्रकार की होती है सर, होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस। अगर होमोजीनियस बोलता हूं तो सर ऐसे केमिस्ट्री वाला फीलिंग आती है ना, सर आप होमोजीनियस मिक्सचर तो नहीं पढ़ा रही जी, नहीं। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होमोजीनियस से ऐसे ही होता है, होमो मतलब कुछ चीजें सेम वाली बात है ना, कुछ चीजें सेम 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 कांस्टेंट है तो होमोजीनियस मिक्सचर मिल जाए, पता ही ना चले कि उसमें क्या क्या पड़ा है। सर आप केमिस्ट्री भी इधर देखिएगा, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होमोजीनियस, सॉरी होमोजीनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, ऐसे दो इक्वेशन का पेयर, ऐसी दो इक्वेशन का पेयर जो कि ओरिजिन से पास होती है। पहली बात कंडीशन एकदम सेटिस्फाई करनी चाहिए कि अगर दो इक्वेशन ओरिजिन से पास हो रही हैं, मतलब वो अगर मैं उस इक्वेशन में 0,0 रख दूं तो फुल्ली सेटिस्फाई कर दे, तो हम कहेंगे हाँ ओरिजिन से पास हो रही है। और ओरिजिन से अगर पास हो रही है तो हम क्या कहेंगे सर, होमोजीनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। दूसरी कंडीशन, दो कंडीशन है सर, क्या, पहला तो passes from क्या कह लो, थ्रू ओरिजिन, थ्रू सही रहेगा, मेरी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है। passes from ओरिजिन सही है, 0,0 पहली कंडीशन। दूसरी क्या है सर, इसमें हर एक टर्म, अगर मान लीजिए मैं इसकी एक इक्वेशन लिखता हूं, वही इक्वेशन सर दोनों लाइन की सारी टर्म को एक तरफ लाओ फिर मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करने के बाद सीन क्या होगा सर कि जो इक्वेशन हमें सेकंड डिग्री इक्वेशन मिलेगा उसमें सारे टर्म जो होंगे ना उनका नेट डिग्री क्या होगा सर, होमो होगा। होमो से क्या मतलब सर, सेम होगा, होमोजीनियस सेम होगा। अब इसका जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन देखिएगा सर, क्या होता है सर, ax² प्लस 2hxy प्लस 2hxy प्लस dy² इक्वल टू 0। बस सर, हाँ बस ये है जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ होमोजीनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। कितना लंबा नाम है सर, बताओ। ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। ए बी क्या है सर, कोएफिशिएंट xy के, x² y² के, और xy के कोएफिशिएंट क्या है सर, h/2। ये तो बातें समझ में आई, बट सर ये आया कहां से, ये ऊपर वाले से आया है। ऊपर वाले तो सब बनाए सर, ये ऊपर वाला यहाँ पर मैं पासेस थ्रू ओरिजिन की बात कर रहा हूँ। मतलब सर मैंने कहा ना कि दोनों इक्वेशन ओरिजिन से पास हो रही हैं। अब इसके दिमाग में आपकी इसको सुनते ही आपके दिमाग में एक चीज आई होगी, क्या सर, नहीं आई, ओहो मैं लाता हूँ। अगर यार मैं एक पॉइंट दे दूं आपको, दैट इज 0,0 मतलब ओरिजिन, और एक स्लोप दे दूं, एक स्लोप दे रहा हूं m और एक पॉइंट देता हूं 0,0। अगर आपने पहला वीडियो देखा है तो इतना तो पता होगा कि इस दोनों कंडीशन को जानने के बाद क्या आप इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। या सर क्या होगा सर, दैट इज y माइनस 0 इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस 0, तो क्या हो जाएगा सर y इक्वल टू mx, है ना सर। तो अगर मैं दोनों इक्वेशन की बात करूं तो कुछ इस तरीके से बनेगा ना, y इक्वल टू m1x, मान लीजिए स्लोप 1 था, मतलब एक का m1 मान लेते हैं और दूसरी लाइन की स्लोप को m2 मान लेते हैं, तो दोनों इक्वेशन कुछ ऐसे बनेंगे, है ना सर, है ना। अभी दोनों को क्या करिए, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे बनाएंगे सर, सारे टर्म को एक तरफ लाओ और मल्टीप्लाई कर दो, तो सारे टर्म को एक तरफ लाएंगे, क्या हो जाएगा सर, y माइनस m1x इक्वल टू 0, y माइनस m2x इक्वल टू 0। सॉल्व कर भैया, दोनों को मल्टीप्लाई करो, यही इक्वेशन मिल जाएगी वापस। कुछ लोग अभी भी क्या कर रहे हैं सर, यहीं से मल्टीप्लाई करते हैं। सर ये देखिए दोनों को मल्टीप्लाई तो कर दिया सर, यहाँ तो y² आ रहा है, xy का टर्म ही नहीं आ रहा है। मैंने क्या मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं क्या, सारे टर्म को इधर उधर रखते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। ओहो सॉरी सर, हाँ सॉरी वॉरी नहीं, इधर देखिएगा, सारे टर्म को एक तरफ लाओ फिर मल्टीप्लाई करो, जी ये बात है यहाँ पर समझ में आया भाई, हाँ तो चीजें समझ में आनी चाहिए। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालना अब तो आ ही गया होगा क्योंकि मल्टीप्लाई करना तो वैसे भी आपको नहीं आता था,
होमोजीनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन समझो, उसको भी समझेंगे भाई, वो भी है, इसी की चीजें हैं, अपोजिट वाली है ना। केमिस्ट्री पढ़े हो सर? ऐसे इमीडिएट तो नहीं सोचे लेकिन सोचेंगे, है ना। चलो आ जाओ यार, अब होमोजीनियस को थोड़ा और अंदर, इसका पोस्टमार्टम कर दें, है ना। सर आप तो मैथ से हैं, बायो नहीं नहीं हमारे यहाँ भी पोस्टमार्टम होता है, थोड़ा अलग है। करें जी सर, मिटा दूँ थोड़ा सा, ये मिटा दूंगा ताकि, तो कंडीशन समझ में आया ना। होमोजीनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन वो होंगी जो ओरिजिन से पास कर रही हूँ, और उसका आपको समझ में आया क्या? इक्वेशन कैसा था? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई, सॉरी फिर से लिखते हैं इक्वेशन क्या था सर? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2by स्क्वायर, सॉरी बी कह रहा हूँ, 2 नहीं है, by स्क्वायर इक्वल टू 0। ध्यान से देखिएगा सर, इसको मैंने होमोजीनियस क्यों कहा? देखिए सारे टर्म का नेट डिग्री क्या है सर? दैट इज 2। नेट डिग्री मतलब सर जितने वेरिएबल टर्म्स हैं उनके ऊपर जो डिग्री, उनको ऐड कर दो। अगर एक टर्म की बात करूं तो यहाँ पर एक ही वेरिएबल टर्म है तो उसकी डिग्री 2 है, तो यहाँ की इस टर्म की डिग्री 2 हो गई। यहाँ की बात करें सर तो दो वेरिएबल टर्म है x और y, दोनों की डिग्री 1 1, दोनों को ऐड कर दो 2, तो इस टर्म की भी डिग्री 2 हो गई। यहाँ की बात करें तो 2, तो सारे टर्म का डिग्री होमो है, होमो का मतलब सेम है, और कितना है सर? 2। तो ये डिग्री क्या डिसाइड करती है सर कि ये कितने इक्वेशन को ऐड करने के बाद हमें ये पेयर मिला है। वैसे तो पेयर 2 ही होता है, हमें 2 ही पढ़ना है, बट यहाँ पर डिग्री डिसाइड करती है कि सर कितने इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया गया है। ये तो जानते ही है ना। हाँ सर ये तो बातें पता थी, जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन है भाई ये सेकंड डिग्री इक्वेशन। सर सेकंड डिग्री क्यों? क्योंकि इसकी नेट डिग्री कितनी है? 2। नेट डिग्री मतलब डिग्री आती है। हाँ सर डिग्री तो पढ़ा था, हमारी डिग्री तो जल गई 11th में। अभी डिग्री कहाँ? ये डिग्री क्या डिग्री सर? पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे निकालते हैं सर? हाईएस्ट डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर क्या होती है? दैट इज 2 सर। तो डिग्री समझ में आ गई। हाँ सर इतनी तो बात है समझ में आ। आगे चलें। अब देखिए कुछ टर्म्स रिलेटेड टू हमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। क्या होता है सर? देखिएगा टर्म्स रिलेटेड टू पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले हम होमोजीनियस की बात करते हैं, वही फिर उसके बाद वही टर्म्स हम नॉन होमोजीनियस में भी निकालना सीखेंगे। ठीक है सर, तो टेंशन नहीं लेने का। पहला टर्म क्या है सर? दैट इज एंगल बिटवीन लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस। सर ये तो सुना सुना लग रहा है, मैंने कहा रुक जा समझाते हैं। एंगल बिटवीन टू लाइंस कैसे निकालेंगे सर? चलिए देखिए, इसका मतलब यही तो हुआ सर कि दो लाइंस हैं और इसका थीटा पूछ रहे हैं, तो ये तो पता है सर हमें। हाँ क्या होता है फार्मूला? tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये जो आएगा थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। हमें दोनों का स्लोप पता है। पर एक मिनट, अगर मैं ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन दे दूं, एक पार्टिकुलर इक्वेशन दे दूं, मान लीजिए आपको ऐसे गिवन हो, वो बोल रहा है सर दैट इज अ होमोजीनियस, बोलेगा नहीं लेकिन आपको समझ तो आ जाएगा इतना पढ़ाने के बाद, ये तो उम्मीद कर ही सकता हूं, है ना। तो होमोजीनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ये। फिर वो कह रहा है कि सर अब मुझे बताइए कि ये जो दो इक्वेशन से मिलके बना हुआ है, उन दोनों इक्वेशन के बीच का एंगल कितना है। तो वो कब निकाल पाएंगे सर? अगर आपको ये पता है तो कहेंगे सर हमें दोनों स्लोप पता है तो हम इजीली निकाल पाएंगे, और स्लोप तभी पता होगा जब हमें इक्वेशन पता होगा। अब इक्वेशन तो पता ही नहीं है ना, तो ये तो फेल हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर टर्म्स रिलेटेड हमें पढ़ना है, एंगल बिटवीन टू लाइंस। अगर ये सेकंड डिग्री इक्वेशन हमें दी है तो हम कैसे निकालेंगे? बहुत इजी फार्मूला है, ध्यान दीजिएगा। यही चीजें हैं, बस इसको मिटा के मैं चीजें लिख दूंगा, आपको समझ में। मिटा दूं जी सर। क्या है सर? 2 रूट में h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी का मॉड। ये क्या है सर? ये तब है जब हमें सेकेंड डिग्री इक्वेशन गिवन हो और हमें एंगल बिटवीन दिस टू लाइन बोले, जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद वो इक्वेशन बनी है। तो हम कैसे निकालेंगे सर? यूजिंग दिस फार्मूला। ये 2 है यार, मॉड के चलते ये पता नहीं क्या दिख रहा है ये 2 है। तो हम यहाँ पर ये सर एच ओच तो कैसे निकालेंगे? ये रहा एच, ये रहा बी, ये रहा ई। इक्वेशन दिया हो तो इतना तो ढूंढ ही लेंगे, और ढूंढने के बाद ये क्या है? एक फार्मूला बेस। मैंने बताया ना कि कुछ चीजें याद करने वाली हैं, वो क्या चीजें हैं सर? यही है, याद कीजिएगा।
टू रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी का मॉड इक्वल टू tan थीटा। ये क्या बताता है सर? दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंगल बिटवीन टू लाइंस। वो भी याद रखो। क्यों सर? क्योंकि अगला टर्म सुनते ही आपको वो दिमाग में आ जाएगा। क्या सर? दूसरा टर्म क्या है सर? फैक्टराइजेशन। ध्यान से समझिएगा, ये लास्ट में बताने वाला था बट बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बता देता हूं। दिमाग में आया होगा आपके, पर वो जो पीछे बैठा है क्या नाम है? सुनाई नहीं दे रहा है। चलो, जो भी तुम फलाने, क्या तुम्हें ये दिमाग में आया कि सर ये जो इक्वेशन है ये किन दो इक्वेशन से मिलके बनी है? अगर वो ही पूछ लिया तो क्या करेंगे सर? सो दैट इज नोन एज फैक्टराइजेशन। हम इसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, दो इक्वेशन में तोड़ेंगे कैसे, आइए सीखते हैं एक इक्वेशन को लेके, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये समझ में आया? एंगल बिटवीन टू लाइंस इक्वेशन देखिएगा। अब हम क्या देखेंगे कि अगर हमें एक सेकंड डिग्री इक्वेशन दी है, हमें एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी है, तो हम वो दोनों इक्वेशन कैसे निकालेंगे जिनका पेयर करने के बाद हमें वो इक्वेशन मिली हुई है सर। तो पहले देखिएगा, एक इक्वेशन क्या ले रहा हूं मैं, जैसे कि ले लेते हैं सर 3x स्क्वायर माइनस 7xy प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये है सर एक सेकेंड डिग्री होमोजीनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। सांस लेना पड़ता है, इतना बड़ा नाम लेते। अब क्या करना है सर? हमें इसके दो इक्वेशन निकालने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन मिला है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में मैं बता दूं कि इसका जनरल वो दोनों इक्वेशन कैसे दिख रहे होंगे सर? कुछ इस प्रकार, है ना? अभी हमने कहा कुछ ऐसे ही दिख रहे होंगे वो दोनों इक्वेशंस, y इक्वल टू m1x, y इक्वल टू m2x। हाँ सर, सही है। क्या करना है? सबसे पहला अप्रोच याद, स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा। स्टेप 01 क्या करना है सर? डिवाइड द होल इक्वेशन। डिवाइड द होल इक्वेशन। होल इक्वेशन का मतलब क्या होता है सर? पूरी इक्वेशन को। डिवाइड द होल इक्वेशन बाय एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो सर। क्या हो जाएगा सर? 3 माइनस 7xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से जनरल इक्वेशन से आपको मैं बता दूं कि m की वैल्यू क्या है, स्लोप की वैल्यू क्या है सर? y बाई एक्स, है ना सर? पुट कर दीजिए तो यहां हो जाएगा सर। कैसे? देखिए, ये हो गया इधर और ये तो वही है, तो माइनस, इसको सही से लिख लेता हूं, माइनस 7y अपॉन एक्स प्लस 2y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमें, अगर मैं y बाई एक्स की वैल्यू यम पुट करता हूँ तो माइनस 3 माइनस 7m प्लस m स्क्वायर 2m स्क्वायर इक्वल टू 0। इक्वेशन कैसा दिख रहा है सर? 2m स्क्वायर माइनस 7m प्लस 3 इक्वल टू 0। प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या हो गया सर? m एक क्वाड्रेटिक बन गया, मतलब हमें यहां से m की दो वैल्यू मिलेंगी। वो दो वैल्यू क्यों मिलेंगी सर? क्योंकि दो इक्वेशन थी ना, m1 m2 को मिला के हमने m बनाया, m को पुट किया तो हमें दो वैल्यू मिलेंगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। तो कैसे निकालेंगे सर? फैक्टराइजेशन करने आता है सर? फैक्टराइजेशन में फैक्टराइजेशन, हाँ, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा सर? ये कुछ ऐसा बनेगा। इतना तो करने आता है और आई होप एंड बिलीव की बात समझ में आती हो। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं 2m कॉमन कर लूँ तो क्या हो जाएगा सर? m माइनस 3 माइनस 1 कॉमन किया, m माइनस 3 इक्वल टू 0। 2m माइनस 1 एक ब्रैकेट में और माइनस m माइनस 3 एक ब्रैकेट में, ठीक है सर? तो इतना तो पता होगा सर, अगर ऐसा सीन होता है तो हम क्या करते हैं, एक बार ये बराबर 0, एक बार ये बराबर 0, तो क्या आ जाएगा सर? m की वैल्यू 1/2, m की वैल्यू 3, दो m की वैल्यू आई है। अब इसको आपको क्या करना है सर? पुट कर देना है यहाँ पर, तो आपको मिल जाएगा सर y इक्वल टू 1/2x, y इक्वल टू 3x। तो इक्वेशन इज लाइक y इक्वल टू x/2 एंड y इक्वल टू 3x। यही वो दोनों इक्वेशन थी सर जिनको मल्टीप्लाई करने पे हमें एक होमोजीनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन मिली है। सर होमोजीनियस नहीं क्यों बोल रहे हैं? होमोजीनियस क्यों भाई? दोनों इक्वेशन में इंटरसेप्ट नहीं है क्योंकि ओरिजिन से पास हो रही हैं। अगर ओरिजिन से पास होगी तो ध्यान दीजिएगा कि ना एक्स इंटरसेप्ट होगा ना वाई इंटरसेप्ट होगा, सिर्फ ऐसे ही बनेगा, है ना सर? ये कहाँ से आया मैंने बताया ना, एक पॉइंट एक स्लोप, फिर हमने लिखा तो चीजें समझ में आती होंगी। समझ में आया? फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? सिंपल सा, ये एक प्रोसीजरल क्वेश्चन आ सकता है। प्रोसीजरल, ये
आसान है किसमें, होमोजीनियस में। नॉन होमोजीनियस में आसान क्यों नहीं होता? क्योंकि हमें वो पूरी सेकेंड डिग्री इक्वेशन देखने को मिल जाती है। मैंने वो जनरल इक्वेशन जो लिखी थी ना, इसकी जनरल इक्वेशन क्या है सर? ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by²। और एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन क्या लिखी थी मैंने? ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gy, सही है? नहीं, 2fx प्लस 2gy प्लस c=0। अब यहां से आप देख सकते हैं ये पूरा क्या है? एक जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की, अगर हमने वो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 का कंडीशन लगा दिया तो। ठीक है, फिलहाल तो ये कलर चेंजिंग इक्वेशन है। अब यहां से इतने पार्ट को उठाएंगे ना तो यही है हमारा होमोजीनियस, क्योंकि इतने ही पार्ट का जो नेट डिग्री आता है सर हर एक टर्म का वो सेम आता है। जी सर, समझ में आ गया। तो यहीं से निकला है वो। और जब नॉन होमोजीनियस की बात करते हैं ना तो पूरी इक्वेशन हमें मिल जाती है, और जब पूरी इक्वेशन मिल जाएगी तो उसको फैक्टराइज करना थोड़ा कठिन होता है इसके मुकाबले। तो बहुत आसान था क्योंकि हमें ये कॉन्सेप्ट लगाया और चीज़ें एकदम आसान से निकल के हमारे पास आ गई। दोनों इक्वेशन मिल गया, फैक्टराइजेशन करने आया। अब यहाँ पर आप कहेंगे सर ये तो बहुत आसान था, मतलब हमने इक्वेशन निकाल लिया। अब इक्वेशन निकालने के बाद हम वो वाला फार्मूला लगा सकते हैं कि tan θ = m1 - m2/1 + m1 × हाँ यार, लगा सकते हो। ये स्ट्रेट लाइन में सही है। कहीं कहीं ऐसा सीन आएगा। अब नॉन होमोजीनियस में कैसे लगाते? तो वहाँ भी फार्मूला यही रहेगा। क्या होगा सर? आगे समझेंगे, ठीक है। रेस्ट इज मिस्ट्री। आ जाइए, तो आगे चलें। अभी और भी टर्म पता है, हमने फैक्टराइजेशन देखा, अगला टर्म देखते हैं। एक बात जो मैं आपको बताना भूल गया यार, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। क्या बात कर रहे हैं सर? बहुत इंपॉर्टेंट यार, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अरे बताइए तो। अरे नहीं बताऊंगा। अच्छा, सुनो सुनो, भाग कहाँ रहे हो? सुनो तो इधर। हाँ, क्या मैंने कहा था यार? मैंने बताया ना कि एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या है सर। फिर से उस पर चलते हैं। एंगल बिटवीन टू लाइंस में थोड़ी बातें करना रह गई थी। एंगल बिटवीन टू लाइंस में क्या सर? tan θ = क्या होता है सर? 2h² - ab अपॉन a + b। याद रखिएगा, कभी भी चीजें रूट में आती हैं ना जब, तो वहां से कुछ कंडीशन निकल के आने लगती हैं। कंडीशंस क्या हैं, उनसे हमें सीखना क्या है सर? ध्यान दीजिएगा। एकदम ध्यान से कंसंट्रेशन लेवल यहाँ करके। कंडीशन क्या है? कंडीशन कह लो या फिर यो कह लो कि हमें इससे सीखना क्या है कि यार अगर h², ध्यान दीजिएगा एकदम, अगर h² की वैल्यू ab से बड़ी है मतलब इसकी वैल्यू पॉजिटिव। अगर h² की वैल्यू ab से बड़ी है मतलब इसकी वैल्यू जो रूट में आएगी वैल्यू तो पॉजिटिव हो जाएगी ना। और रूट में पॉजिटिव वैल्यू, इसका मतलब सर समझ ही जाइएगा कि जो दोनों लाइंस हैं, लाइंस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। सर ये तो कुछ सुना सुना लग रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा था, है ना? d की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 तो दोनों रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। वही वाला सीन यहाँ भी है। फिर मैं कह दूं सर h² = ab। अगर ऐसा सीन है मतलब सर इस रूट की वैल्यू 0 हो जाए, और रूट की वैल्यू 0 का मतलब दोनों लाइन के बीच में एंगल 0 हो जाए। ये तभी होगा जब दोनों लाइन क्या हो जाए सर? कोइंसाइड, है ना सर? इसी से निकल के आ रहा है, समझिएगा एकदम ध्यान से। मैंने कहा d की वैल्यू, सॉरी d नहीं भाई, h² की वैल्यू अगर ab से ज्यादा है भैया, तो मैं इसमें से घटाऊंगा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो हमें जो दोनों लाइन होंगी वो क्या होंगी सर? रियल एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग होंगी और एग्जिस्ट करेंगी सर। फिर मैंने कहा कि अगर h² सर ab के बराबर हो जाए तो देखिएगा ये दोनों कैंसिल, वैल्यू 0, tan θ 0 कब होता है सर? 0 पे ही 0 होता है। मतलब दोनों लाइन के बीच में एंगल 0, मतलब सर दोनों लाइन कोइंसाइड कर जाएं या फिर दोनों लाइन एक ही हो जाएं, तो हम क्या कहेंगे सर? ये कंडीशन। तीसरी क्या है सर? अगर h² इज लेस देन ab, तो ये तो दिमाग में आ गया होगा। नहीं आया सर? मैं ला देता हूँ। अगर h² ab से लेस देन है मतलब सर यहाँ की वैल्यू निगेटिव। रूट में निगेटिव वैल्यू आती है मतलब सर इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, और इमेजिनरी बनते ही लाइन भी इमेजिनरी, लाइंस आर इमेजिनरी। कितना खराब लिख रहे हैं सर? इमेजिनरी विथ रियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
सर ये बातें कुछ समझ नहीं आई। मैंने कहा अगर एच स्क्वायर ए बी से कम है, मैंने कहा अगर एच स्क्वायर ए बी से कम है मतलब कि यहाँ की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव आ जाएगी, मतलब इमेजिनरी बन जाएंगे, तो लाइंस भी इमेजिनरी होंगी बट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रियल होगा। सर इससे क्या कहने का मतलब, जब लाइंस ही इमेजिनरी है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही हैं, तो सर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, ये समझ नहीं आया। देखिएगा थोड़ा, अगर आपका दिमाग पहुंच गया है तो। मैंने एक बात कही थी सर, होमोजीनियस लाइन ऑफ इक्वेशन में मैंने होमोजीनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन मैंने क्या कहा था कि जो दोनों लाइंस हैं वो ओरिजिन से पास हो रही हैं। अगर मैं इसका दूसरा रूप बोलूं तो क्या बोल सकता हूं सर कि दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन है ना सर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन है, तो रियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ ना, फिक्स है भाई, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 0 होगा ही होगा, तो वो तो रियल ही है ना, हमें पता है, तो हम यही बोलेंगे इमेजिनरी है पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 0 0, तभी तो होमोजीनियस है। कंडीशन ऑलवेज सेटिस्फाइड, कंडीशन शुड बी ऑलवेज सेटिस्फाइड। इधर देखिएगा और कंडीशन क्या है सर, अगर मैं a प्लस बी की वैल्यू 0 कर दूं, ये भी है ना सर, इसमें इसको भी पिक्चर में ले आए अगर a प्लस बी इक्वल टू 0 हो जाए तो सर इससे क्या सीखने को मिलता है कि सर लाइंस आर परपेंडिकुलर, लाइंस आर परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या होता है, ये आप कैसे कह दिए सर a प्लस बी अगर 0 है तो, यार सिंपली इसको यहाँ पुट करो, ये 0 हो जाने की ये जो tan थीटा की वैल्यू नॉट डिफाइंड कब आती है सर, जब tan 90 होता है, मतलब कर दोनों लाइन के बीच में अगर 90 डिग्री बन जाता है तब जाके ऐसा केस होगा, है ना, 90 डिग्री का मतलब परपेंडिकुलर नहीं होता, होता है ना सर, आ जाइए। तो लाइंस आर परपेंडिकुलर। दूसरा एक और लास्ट केस क्या है सर कि अगर h की वैल्यू 0 हो जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर h की वैल्यू 0 हो जाती है, अगर h की वैल्यू 0 हो जाए तो सर क्या मतलब है सर कि दोनों जो लाइंस होंगी वो क्या होंगी, इक्वली इंक्लाइंड होंगी टू द एक्स एक्सिस। मतलब सर अगर एक्स एक्सिस ये रहा तो जो दोनों लाइंस जो है वो इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब कैसे बनाऊं, कुछ ऐसा, दोनों के जो इंक्लिनेशन है ना, ये और ये एक्स एक्सिस का दोनों ही बराबर होगा अगर हम h की वैल्यू 0 कर देते हैं तो। ये थी कंडीशन जो आपको मैं बताना भूल गया था, एंगल बिटवीन टू लाइन से आपके ये दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। आगे चलें, चीजें समझ में आती हैं, ठीक है, वो समझ में आया ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रियल क्यों है, क्योंकि भाई ओरिजिन से पास कर रही है, ठीक है। आगे चलते हैं तो हमने फैक्टराइजेशन सीखा, एंगल बिटवीन टू लाइन सीखा। अब अगला क्या है सर, अगला है सर एंगल बाइसेक्टर, मतलब अरे एंगल पढ़ लिया ना तो उसको बाइसेक्ट भी करेंगे, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर हमने पिछले कॉन्सेप्ट में पिछले लेक्चर में हमने देख चुका है एंगल बाइसेक्टर। तो मान लीजिए मैंने दो लाइन बनाया कुछ ऐसा और इसके बीच में एंगल थीटा है, तो इनको बाइसेक्ट भी करेगा ना, क्या बाइसेक्ट करेगा, ये लाइन, और इसको क्या बोलते हैं सर, एंगल बाइसेक्टर, है ना। अब एंगल बाइसेक्टर एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जिसमें इक्वेशन दी है, तो हम एंगल बाइसेक्टर कैसे निकालेंगे, हमें तो दोनों इक्वेशन ही नहीं पता। अगर इक्वेशन पता होती तो हम पिछला कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं कि हाँ सर अगर इस पे कोई एक पॉइंट बी मानते हैं तो उस लाइन से अगर मैं इस लाइन पे जाऊं या इस लाइन से जाऊं, उस पॉइंट से इस लाइन पे जाने में जो हमें समय लगेगा वो सेम क्यों लगेगा, क्योंकि दोनों की दूरी बराबर है। मतलब यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो वो डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों ही बराबर होंगी, और ऐसे करके हम निकाल सकते हैं इस एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन। बट वेट अ मिनट, क्यों सर, क्योंकि अब तो हमें इक्वेशन पता ही नहीं है, हम ऐसे कंडीशन मान के चलते हैं, हमें इक्वेशन नहीं पता है, तो अब एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो उसका इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है सर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन a माइनस बी इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन h। दिस इज द फार्मूला, दिस इज द फार्मूला टू फाइंड द एंगल बाइसेक्टर इफ ओनली अ सेकंड डिग्री इक्वेशन ऑफ ए होमोजीनियस इज गिवन। अगर होमोजीनियस इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हमें गिवन है तो हम कैसे बता सकते हैं कि जो दोनों इक्वेशन है उनके बीच का जो एंगल है उनको बाइसेक्ट करने वाली लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे सर। यहाँ पर ए बी आपको पता होगा, क्यों, या सर ए बी किसकी बात हो रही है सर, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट की, और एच क्या है सर, एक्स वाई का कोएफिशिएंट। तो यहाँ से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी कि हम यहाँ से इजीली इक्वेशन निकाल सकते हैं। क्या समझ में है, बहुत आसान, एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन। अब रही बात फैक्टराइजेशन, अगर आप सीख चुके हैं तो आप फैक्टराइज करेंगे, पहले दोनों इक्वेशन निकालिए, तो आप इजीली आप इसको लिख सकते हैं, ये की जरूरत नहीं पड़ी। बट मैंने कहा ना चीजें आसान तभी लगेंगी
अब मान लो फैक्टराइजेशन बोला ही नहीं है, सपोज करिए कि फैक्टराइजेशन नहीं बोला है कि आपको फैक्टराइजेशन नहीं करना है, मतलब ऐसा मैं बोर्ड की बात कर रहा हूँ, सपोज सिचुएशन ऐसा है कि फैक्टराइजेशन नहीं करना है और विदाउट यूजिंग फैक्टराइजेशन आप निकाल के दिखाइए कि क्या होगा एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन, तब तो आप फंस गए, क्योंकि अगर यह फार्मूला नहीं पता है तो नहीं निकाल पाएंगे। तो मैं कहता हूँ कि जितने भी शॉर्टकट मेथड है उनको भी साथ लेके चलिए, और उसके पीछे का कॉन्सेप्ट कि अगर वो बाई चांस भूल जाता है दिमाग से तो आप कैसे उसको रीअप्रोच करेंगे, कैसे दिमाग में लाएंगे कि सर अगर नहीं दिया है, नहीं याद आ रहा है, तो हम क्या लगा सकते हैं दिमाग। ठीक है, पुराना कॉन्सेप्ट तो मैंने बता ही दिया था। अगर दोनों लाइन की इक्वेशन आपको पता है तो इसलिए उस पॉइंट को उसमें पुट कीजिए, उस पॉइंट को उसमें पुट कीजिए, दोनों की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर कीजिए, वहां से आपको पता चल जाएगा कि इस एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या होती है। समझ में आया? आ जाइए प्लीज, आगे चलते हैं। एक और बात जो आपको पता रहनी चाहिए, दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है सर? मान लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर दो लाइंस कुछ ऐसी हैं, स्ट्रेट लाइन है, याद रखिए सर कर्व क्या बना रहे हैं, दो इक्वेशन, दो लाइंस हैं, इनके बीच में एक पॉइंट P दिया है, दैट इज x1 y1। नाउ इट इज आस्किंग कि सर उस पॉइंट से अगर मैं दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर डालता हूं तो उनके प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी। मतलब यहां से मैंने परपेंडिकुलर डाली, मान लीजिए P1, यहां से परपेंडिकुलर डाला दैट इज P2, तो मुझे पूछ रहा है कि P1 इंटू P2 की वैल्यू क्या होगी। कैसे निकालेंगे सर? वो कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस जैसा है ना, P1 दूरी है, P2 दूरी है, दोनों का प्रोडक्ट पूछ रहा है। सो यहाँ गिवन क्या है, यहाँ बस P गिवन है और इसका होमोजेनियस गिवन इक्वेशन गिवन है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। तो करना क्या है सर, इस पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट करिए तो कुछ ऐसा बन जाएगा सर, x1 y1 पुट करते ही कैसा बनेगा सर, ax1 का स्क्वायर प्लस 2hx1 y1 प्लस by1 का स्क्वायर, और इसको डिवाइड कर दीजिए सर, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4h स्क्वायर, इससे डिवाइड करते ही हमें क्या मिलता है सर, ये P1 इंटू P2, प्रोडक्ट ऑफ ए परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम अ पॉइंट P टू द इक्वेशन ऑफ लाइंस। तो कैसे निकालेंगे सर, चीजें समझिए, आप अपने दिमाग से मत लगाइएगा सर, ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात है, तो पॉइंट को पुट करके उसके बाद जो एक्स वाई के कोफिशिएंट होते हैं उनके स्क्वायर करके, ऐड करके, रूट करके डिवाइड करना होता है। बट यहाँ देखिएगा सीन चेंज है थोड़ा सा। क्या चेंज है सर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4, आई एम रियली सॉरी सर, यहाँ पर प्लस नहीं है माइनस, ध्यान दीजिएगा प्लीज, सॉरी 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 फॉर दैट। क्या है सर, यहाँ माइनस है, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 4h स्क्वायर, इससे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, चीजें याद करने वाली वो चीजें यही है ना, मैंने बताया था शुरुआत में ही कुछ चीजें याद करनी है, वो यही चीजें हैं। फिर आपके दिमाग में सर ये आया कहाँ से, तो मैंने कहा ये चीजें आई कहाँ से, उससे ज्यादा आपको ध्यान क्या देना है सर कि मैं अप्लाई कर पा रहा हूँ कि नहीं। क्या क्वेश्चन में आते ही मुझे ये कंसर्न ये दिमाग में आ रहा है, ये दिमाग में चीजें छप रही हैं, हाँ मुझे ये अप्लाई करना है, ये चीज पे फोकस कीजिए। आपको ये जानना जरूरी नहीं है कि सर ये मार्कर कहाँ से बना है, इससे तो मैं लिख दे रहा हूँ बिना जाने। तो वहाँ ये भी आपको ये अप्रोच वहाँ लगाना है, क्योंकि वहाँ ये नहीं पूछेगा। तो ये बताइए कि वो लाइन जो बना रहा था टीचर, वो कौन से मार्कर से बना रहा था। अच्छा, तो मार्कर कहाँ का था, इंटरेस्टिंग, समझे दया, सब दया कहाँ से आ गया। टॉपिक पे आइए, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आया। सेम चीजें हम करने वाले हैं किसके साथ सर, नॉन होमोजीनियस के साथ, बट एक चीज और आ जाएगी। क्यों सर, समझेंगे, मिटा दूं। अब हम चलते हैं नॉन होमोजीनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पे। किस पे सर, नॉन होमोजीनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखिएगा प्लीज, प्लीज हेडिंग लगाएंगे सर, नॉन होमोजीनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, नॉन होमोजीनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, आगे लिख लीजिएगा अपने हिसाब से। अब ये सर क्या होता है यार, मैंने होमोजीनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ा है, उसमें जो जो कंडीशन लगाई थी, अगर उस कंडीशन को हटा दिया जाए ना तो ये बन जाती है नॉन होमोजीनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। बस एक ही कंडीशन है कि इसकी एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो, मतलब दो लाइन जो हमने लिया है उनका एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अल्फा बीटा होगा। ठीक है, मतलब दो लाइन है ऐसा कुछ, ठीक है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अल्फा बीटा हमने मान लिया। ठीक है,
इक्वेशन नहीं दे रहा हूँ यार, मैं इनकी इक्वेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि दो लाइन है L1 L2 मान लेते हैं और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अल्फा बीटा होगा। जरूरी नहीं है सर पॉइंट, ये यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है कि ओरिजिन से पास होना चाहिए, ठीक है। अगर दोनों ही ओरिजिन से पास हो गए तो याद रखिएगा कि क्या हो जाएंगी, होमोजीनियस, ठीक है। कंडीशन क्या है सर कि होमोजीनियस ओरिजिन से पास नहीं होनी चाहिए, उसका उल्टा कंडीशन है नॉन होमोजीनियस। अगर दोनों ही लाइन ओरिजिन से पास हो जा रही है मतलब दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 0 हो जाएगा, और वही हमें कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई कराना है कि दोनों का कुछ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होना चाहिए रादर देन 0 0। तो अल्फा बीटा एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने मान लिया, ठीक है। अब आप कहेंगे सर क्या दोनों ही लाइन 0 0 0 0 से पास नहीं होनी चाहिए? जी हाँ, एक पे आप लागू कर सकते हैं, मतलब कि एट मोस्ट एक लाइन, ज़्यादा से ज़्यादा एक लाइन 0 से पास होगी, तब भी हम कहेंगे कि इन दोनों को जब हम पेयर कराएंगे तो जो पेयर बनेगा वो नॉन होमोजीनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। लेकिन अगर दोनों ही बन गया ओरिजिन से, तो दोनों ही ओरिजिन से पास करने लगी तो इंटरसेक्शन पॉइंट ही 0 0 हो जाएगा, तो फिर होमोजीनियस है ना। तो नॉन होमोजीनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं होती है। सेकंड डिग्री इक्वेशन, अब इसका जनरल वही होगा कि सर वो पूरी इक्वेशन लिख दूं मैं, ax² प्लस 2hxy प्लस 2by² प्लस 2fx प्लस 2g जी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये क्या है सर, एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, ठीक है। अब सर यहाँ पर जो जो टर्म हमने पढ़ा, टर्म रिलेटेड टू पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर एक चीज और बढ़ जाती है कि सर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अल्फा बीटा की, मतलब हमने एंगल बिटवीन टू लाइन पढ़ा, एंगल बिटवीन टू लाइन, ठीक है, वो भी यहाँ कैलकुलेट करेंगे क्योंकि यार सेम चीज़ है। दूसरा सर हमने पढ़ा कि सर एंगल बाइसेक्टर, वो भी यहाँ कैलकुलेट करेंगे बिल्कुल। तीसरा क्या पढ़ा सर, फैक्टराइजेशन, वो भी यहाँ कैलकुलेट करेंगे बिल्कुल। बस एक चीज़ और ऐड हो जाती है, दैट इज नोन एज सर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी यहाँ निकालना होता है। वहाँ क्यों नहीं निकालना होता है? क्योंकि सर दोनों ही लाइंस हमारी ओरिजिन से पास हो जाती हैं, और अगर दोनों ही लाइन ओरिजिन से पास हो गई तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वैसे ही हमें पता है, ठीक है। इसीलिए दोनों लाइन इमेजिनरी हो जाएंगी उस कंडीशन में। याद आया, h² अगर लेस देन ए बी है तो हम कहेंगे कि हाँ दोनों ही लाइन क्या है, इमेजिनरी, बट रियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट इज 0 0। यहाँ जाइए, हमें ये करना है। फैक्टराइजेशन हम लास्ट में करेंगे, चीज़ें पहले ध्यान से समझिएगा। मिटा दो, यहीं पे शुरू करते हैं यार। देखिएगा एंगल बिटवीन टू लाइन एकदम सेम ही है क्योंकि सब कुछ सेम है यहाँ पर। एंगल बिटवीन टू लाइंस को वही चीज़ें निकालती है, मतलब फार्मूला भी सेम है। tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, 2h² माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। याद रखिएगा यही चीज़ें, वो भी कंडीशन इस पे अप्लाई होती हैं कि सर h², जो मैंने बताया था ना, h² अगर ग्रेटर देन ए बी है तो जो लाइंस होंगी वो रियल डिस्टिंक्ट होंगी। h² ए बी के बराबर तो लाइन कौन साइड कर जाएंगी, h² लेस देन ए बी तो लाइन इमेजिनरी हो जाएंगी। अगर h इक्वल टू 0 हो जाता है तो हम कहेंगे सर कि जो लाइंस है वो इक्वली इंक्लाइन टू दी एक्सिस है। ये जो कंडीशन था मैंने एक बार और रिपीट कर दिया, वो सब इसके लिए भी लागू होती है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं एंगल बाइसेक्टर पे, मिटा दो, ठीक है। समझ में, एंगल बाइसेक्टर पढ़ेंगे, पहले एंगल बिटवीन टू लाइंस पढ़ा, कैसे निकालेंगे ये फार्मूला में, चीज़ें याद करिएगा। देखो यहाँ आसान हो गया कि चाहे होमोजीनियस हो चाहे नॉन होमोजीनियस हो, बहुत ईजी से, बहुत आराम से हम ये निकाल सकते हैं कि एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या होती है। आई होप एंड बिलीव की बात समझ में आती है। अगली आ जाइए प्लीज, क्या है सर, एंगल बाइसेक्टर। अब एंगल बाइसेक्टर को कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पर एक नई चीज क्या जुड़ी है सर कि हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गिवन है दैट इज अल्फा बीटा। अब हमने क्या पढ़ा था पुराना होमोजीनियस के लिए, क्या पढ़ा था सर, x² माइनस y² अपॉन a माइनस बी इज इक्वल्स टू xy अपॉन h, यही पढ़ा था सर। अब यहाँ पर जहाँ जहाँ एक्स वाई है सर उसमें से अल्फा बीटा घटा दीजिए, मतलब x की वैल्यू है x यहाँ पर, ये किसकी है सर, मैं बता रहा हूँ नॉन होमोजीनियस का। ये होमोजीनियस का था, इसमें चेंज क्या हुआ है जिससे आपको पता चल जाए कि अगर मैं होमोजीनियस लिख रहा हूँ तो नॉन होमोजीनियस आप एक याद है तो दूसरा याद हो जाएगा। अगर हमें नॉन होमोजीनियस का एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन लिखनी है तो हमें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गिवन होगा, तो इससे हम कैसे लिखेंगे देखिएगा। इस x से हम अल्फा माइनस करेंगे का होल स्क्वायर माइनस y से बीटा माइनस करेंगे का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस बी, ये तो ऐसे ही है। यहाँ से भी हम x से a अल्फा माइनस करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा,
फिर y से बीटा माइनस करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा और h से डिवाइड। तो ये है सर इक्वेशन निकालने का फार्मूला किसका सर, एंगल बाइसेक्टर ऑफ नॉन होमोजीनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। नॉन होमोजीनियस क्या है सर, याद रखिएगा, जिनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अल्फा बीटा होता है, मतलब 0,0 के छोड़ के कुछ भी। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर, समझ में आया? पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर ये क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन आप इजीली निकाल पाएंगे। अगर आपको ये पता है तो आप ये निकाल लीजिए, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन, अब सर आप वो मैंने बताया ना एंगल बाइसेक्टर, वो चीज़ें थोड़ा थोड़ा मैं सोचता हूँ कि आप भूल जाते हैं, क्योंकि मैं भी भूल जाता हूँ, तो इसलिए बार बार बता रहा हूँ। एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन पता है ना कैसे निकालते हैं सर, उस पॉइंट भी मानते हैं, उस पर दोनों से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर करते हैं तो वैल्यू निकल जाती है, सॉरी इक्वेशन निकल जाती है। वो आप तभी लगा सकते हैं जब हम वो आप तभी लगा पाएंगे जब आपको दोनों इक्वेशन की, दोनों लाइन की इक्वेशन गिवन है वो, पर यहाँ पर तो हमें उसका प्रोडक्ट गिवन है, मतलब ax² + b + 2, मैं भूल जाता हूँ इतना बड़ा है ना, तो वो अगर आपको गिवन है तो आप ऐसे ही फार्मूला लगाइएगा। फिर से एक बार लास्ट बार कह रहा हूँ भाई, ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं इस पर ज़्यादा ध्यान मत दो, कंफ्यूज होके आप परेशान होके, क्योंकि आपको एक ही चैप्टर नहीं पढ़ना है भाई। क्या आप महारत हासिल करने आए यहाँ पर? वो चीज़ें, वो एक टाइम आएगा जब आप एक सब्जेक्ट में परफेक्शनिस्ट जो भी बोलते हैं, महारत हासिल करना है, तो वो एक टाइम होता है जब आप एक सब्जेक्ट को लेके उसमें पीएचडी करते हैं, फिर किताब लिखते हैं। आएगा जब आप बूढ़े हो जाएंगे, जब आपका करोड़ों के बगले में बैठ के आप किताब लिख रहे होंगे, टाइप कर रहे होंगे, जो भी करिए, तब पता नहीं क्या समय चल रहा होगा, पेन से लिखना बंद हो गया, पेंसिल यूज करेंगे कि नहीं उस टाइम। बट ऐसा सिचुएशन अगर आप लाना चाह रहे हैं तो याद रखिए कि पहले ही अगर आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा छानबीन के अंदर घुसना चाहेंगे तो अभी उसके लिए आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि आपको बहुत वास्ट चीज़ें कवर करनी है। 10th से बहुत बड़ा सिलेबस मिला है आपको, एक बहुत ही बड़ा समंदर भाई, उसमें तैरते रहोगे ना तब भी चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने के लिए हमें चीज़ों को टच करके चलना है, और हर चीज़ को अगर आप टच करके चलेंगे तो कुछ ना कुछ ज्ञान होगा। और इस हिसाब से अगर टच कर रहे हैं भाई तो बहुत सारे ज्ञान होंगे, क्योंकि आप चीज़ें अप्लाई करना सीख रहे हैं, एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है सर, आ जाइए प्लीज़। तो नॉन होमोजेनियस में एंगल बाइसेक्टर सीख लिया। अब हम बात करते हैं सर कि इसमें हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का एक और मेथड, वो क्या है सर, कि सबसे पहले फैक्टराइज कर लो, दोनों इक्वेशन निकाल लो, और वहाँ से हम निकाल लेंगे इजीली यार। उसके बाद तो आप ये भी निकाल सकते हैं एंगल बाइसेक्टर भी, तो इस फार्मूले की क्या जरूरत है। तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का भी एक फार्मूला याद होना चाहिए। क्या है सर, मिटाते हैं, समझाएंगे, देखिएगा। जैसे क्या सर, मान लीजिए आपको, हम किसकी बात कर रहे हैं सर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की, ठीक है। करना क्या है सर, एकदम ध्यान से मैं समझा देता हूँ, उसके बाद एक एग्जांपल लेके आपको समझ जाएंगे। पहले एक जनरल इक्वेशन लेते हैं, जैसे कि ax² + 2hxy + by² + 2fx + 2gy + c = 0। ये एक जनरल इक्वेशन है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालना, ध्यान दीजिएगा प्लीज। सबसे पहले क्या करना है सर, यहाँ पर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y एज कांस्टेंट। मैंने क्या कहा सर, पता नहीं क्या कहा, मैंने कहा इस इक्वेशन को, जो ये तो एक जनरल इक्वेशन है, बट आपको एक पर्टिकुलर इक्वेशन दी होगी, ठीक है, एक नॉन होमोजेनियस पार्टिकुलर इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की। आपको क्या करना है सर, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट। सर डिफरेंशिएशन आता है कि नहीं सर? 11th में डिफरेंशिएशन अभी तो घुसे हैं, चीज़ें समझ नहीं आई, आप पता नहीं क्या बात कर रहे हैं सर, डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो यार डिफरेंशिएशन का मैं कहूँगा, अगर 11th में आप एंट्री किए हैं, अगर 11th के हैं तो डिफरेंशिएशन, सबसे पहले डिफरेंशिएशन पढ़ो, उसके बाद इंटीग्रेशन पढ़ो। ये पढ़ने के बाद अगर आप चीज़ें शुरुआत करेंगे ना, मतलब पूरा नहीं पढ़ना भाई, बहुत बड़ा है ये डिफरेंशिएशन, एक
बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इंटीग्रेशन भी। दोनों को ही एक जो होता है एक्चुअल में वो देख के, उसका कॉन्सेप्ट देख के आपको आना है, ताकि आप क्या करेंगे सर, ये यूज होने वाला है भाई। मैं खुद परेशान हो गया था कि क्या चल रहा है ज़िंदगी में, डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है। चीज़ें बहुत आसान है, एक बार आप सीख लेंगे कॉन्सेप्ट क्या होता है। मतलब जो नॉर्मल डिफरेंशिएशन उसकी बात कर रहा हूँ। लेवल तो बहुत हाई है क्योंकि जेई में सब में आता है, ठीक है। तो अगर आप ऐसा सही नहीं कि आ रहा है थोड़ा, तो आपको क्या करना है सर, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सीख के आना है। अगर आप सीख लेंगे उसको तो बहुत चीज़ें आसान हो जाएंगी। देख पा रहे हैं ना, यहाँ से क्या होता है सर, देखो अभी तो समझ नहीं आ रहा होगा, बट इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझा रहा हूँ कि आपको आता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन कैसे करना है सर, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए और वाई को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करिए। उसके बाद क्या करिए, डिफरेंशिएट कर दिए, फिर एक इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। किस में मिलेगी सर, लीनियर इक्वेशन मिलेगी एक, डिफरेंशिएट कर देंगे अगर। फिर उसके बाद क्या करिए, एक और दो इक्वेशन चाहिए ना हमें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं तो दो इक्वेशन चाहिए, और दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। सर कंफ्यूजन हो रहा है, रुकिए अभी क्लियर करते हैं। अब अगला क्या करना है सर, ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप क्या है सर, दूसरा स्टेप ये है कि आप क्या करिए, इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके x को एज अ कांस्टेंट ट्रीट कीजिए। दोनों को उल्टा क्या करना है सर, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y एंड ट्रीट x एज कांस्टेंट। कांस्टेंट किसको इस बार ट्रीट करना है सर, x को। फिर एक इक्वेशन आएगी, यहां पर एक लीनियर इक्वेशन आएगी। अभी समझाएंगे, एक इक्वेशन लेके आपको समझाएंगे भाई, यहां भी एक लीनियर इक्वेशन, यहां भी एक लीनियर इक्वेशन। अब दोनों जो इक्वेशन आएगी आप उनसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इजीली निकाल लेंगे। अब पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड क्या है सर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कई बच्चे सोचते हैं कि सर ये जो दोनों लीनियर इक्वेशन आई, ये वही लीनियर इक्वेशन है जिनको मल्टीप्लाई करने पे ये इक्वेशन बनी होगी। जी नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं सोचना है बिल्कुल। क्योंकि अगर यही होता तो मैं फैक्टराइजेशन क्यों बताता भाई, इसके बाद का जो स्लाइड है ना फैक्टराइजेशन का है। तो फैक्टराइजेशन हम क्यों सीख रहे होते हैं, हम यहीं से दोनों इक्वेशन जब प्राप्त कर ले रहे हैं तो हमें इस इक्वेशन को फैक्टराइज करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। बट ऐसा नहीं, याद रखिएगा कि हम जो ऐसा करते हैं ये सिर्फ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन प्राप्त करने के लिए करते हैं। इस जो हम ये तो इन दोनों इक्वेशन की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऐसा सेट हुआ है, ठीक है, दोनों लाइन की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा वो उन्हीं दो पॉइंट ऑफ लाइन के इंटरसेक्शन के बराबर होता है। बट ये दोनों लाइन उन दोनों लाइन के बराबर नहीं होती। जरूरी थोड़ी है यार कि अगर दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बराबर है तो दोनों लाइन भी वही होंगी। एक पॉइंट पे तो कई लाइन इंटरसेक्ट कर सकती है ना। हाँ सर बिल्कुल वही चीजें हैं। तो याद रखिएगा दोनों लाइन वो नहीं है जिन पे मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन आई है, उनको भी मैं निकालना बता रहा हूँ, उसका एक अलग मेथड है, ठीक है। इससे आप इजिली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। वो थोड़ा लंबा मेथड है ना जो मैं बता रहा हूँ ना, अभी फैक्टराइजेशन बताएंगे जिससे दोनों इक्वेशन मिलेगा। अगर उस मेथड से आप जाते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने तो भैया बहुत टाइम लग जाएगा। और अगर यही पूछा है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताइए अगर नॉन होमोजेनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन देके, तो आप कैसे निकालेंगे। आप तो लग गए सर फैक्टराइज करने। हाँ सर फैक्टराइज किए, फिर दोनों इक्वेशन आया, क्या बताएं सर एकदम थक गए। उसके बाद लास्ट में क्या हुआ सर, 1+2 को 4 लिख के चले आए और गलती हो गई। इतना मेहनत करने के बाद वो 4 नंबर जो मिलने वाला था वो भी नहीं मिला, क्योंकि सर कॉन्सेप्ट तो क्लियर था बट चूंकि हमने लंबा मेथड अपनाया तो थोड़ा सा चूक हुआ, दैट इज प्लेंटी मिस्टेक एंड चीज़ें गलत हो गई। तो उसको समझिएगा प्लीज। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालना है, पहले इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई को कांस्टेंट मान के, दूसरे में क्या करना है सर, विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट एंड एक्स को कांस्टेंट। दो लीनियर इक्वेशन मिलेगी, आप इजीली क्या निकाल सकते हैं सर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बोल बोल के हालत खराब हो जाती है भाई। आगे चलें, अगला क्या है सर, अगला है सर अब अगर हमें दिया है तो हम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, मिटा दूं, आगे चलें जी। आ जाइए अब सीखते हैं कि कैसे फैक्टराइजेशन करेंगे एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लूंगा सो दैट कि आपको चीजें अच्छे से समझ आए। एक पर्टिकुलर एग्जांपल वही वाला क्या है सर, 3x² प्लस
2y² माइनस 7xy प्लस 8x माइनस y माइनस 3 इक्वल टू 0। ये हमने लिया एक सेकेंड डिग्री नॉन होमोजीनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। दिखा? अब इसको फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज कैसे करते हैं सर? फैक्टराइज कैसे करेंगे तो देखिएगा, हमें बस उठाना है उसका होमोजीनियस पार्ट। क्यों सर? उसी से थोड़ा सा वो पुराना वाला मेथड अपना रहे हैं। इसका होमोजीनियस पार्ट उठाइए, यही होता है ना सर? हाँ। तो यहां से अगर मैं ये कहूं तो इक्वेशन इसका जनरल क्या होगा सर? कुछ ऐसा, y इक्वल टू m1x प्लस c1 एंड y इक्वल टू m2x प्लस c2। कुछ ऐसा ही होगा ना सर? c1 c2 क्यों आ रहा है सर? कि अल्फा बीटा क्या है सर? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो इंटरसेप्ट तो कुछ बना ही रहे होंगे। हाँ सर। तो इसका जनरल जो दोनों इक्वेशन होंगे कुछ ऐसे दिख रहे होंगे। हाँ सर। अब क्या करना है सर? हमें वही चीजें अपनानी है। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करिए, एक्स स्क्वायर से कितना आ जाएगा सर? 3 प्लस 2y² एक्स स्क्वायर माइनस 7 कितना आ जाएगा सर? आई एम रियली सॉरी, y अपॉन x इक्वल टू 0। फिर से हमने y x को क्या पुट किया सर? m पुट y x इक्वल टू m। तो इक्वेशन कुछ ऐसा फिर से बनेगा 3 प्लस 2m² माइनस 7m इक्वल टू 0। फिर से हमने क्या किया सर? ध्यान दीजिएगा, वही चीजें हो रही हैं। फिर से हमने क्या निकाला सर? दोनों इससे फैक्टराइज किया तो क्या मिला सर? एक मिला 1/2, एक मिला 3, दोनों का स्लोप मिल गया। तो इसको यहाँ पुट कर दीजिए, कितना आ जाएगा? y इक्वल टू m1, m की वैल्यू लिख लो ना भाई, x/2 प्लस c1, y इक्वल टू 3x प्लस c2। सर लेकिन c1 c2 तो नहीं मिला। हाँ, तो कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिएगा सर, अब इसके बाद का प्रोसेस मैं नहीं करने वाला हूँ। मतलब अरे सर मझधार में छोड़ के जा रहे हैं? नहीं 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 नहीं, चीजें प्लीज समझिएगा, ध्यान दीजिए। अब आपको क्या करना है सर? इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। बहुत बड़ा है ना, मैंने कहा दोनों को मल्टीप्लाई करिए। और अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसको क्या करिए? इससे कंपेयर कर दीजिए, तो आपको c1 c2 मिल जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं सर? सारे टर्म को एक तरफ लाओ, मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद इसका इससे कंपैरिजन करेंगे तो आपको c1 c2 भी मिल जाएगा। और अगर ऐसा मिल गया तो उसको पुट कर दीजिएगा, फिर से इसमें पुट करिए और उसके बाद दोनों इक्वेशन आपको मिल जाएंगे। ठीक है? बहुत लंबा चौड़ा इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ भाई, प्लीज थोड़ा सा समझिए। कर लेंगे, ठीक है? इतनी बातें कर लेंगे। अब इसी इक्वेशन पे हम जो अभी तक सीखे हैं ना उसको लगा के देखते। मतलब सर मान लीजिए मैं इक्वेशन देता हूं यही। अब आपने फैक्टराइजेशन तो सीख लिया, क्या करना था सर? फैक्टराइजेशन भूल गए? सबसे पहले उसका होमोजेनियस पार्ट निकालेंगे। ठीक है? वही सब चीजें करेंगे, m1 की वैल्यू m1 m2 निकाल लेंगे। ठीक है? होमोजेनियस की तरह। फिर उसके बाद उसकी इक्वेशन जनरल लिख लेंगे जिसमें हमें c1 c2 अननोन होगा। फिर दोनों इक्वेशन जो हमें मिला है एक जनरल फॉर्म में जिसमें c1 c2 अननोन है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसी से कंपेयर कर देंगे। कंपेयरिंग के पहला अप्रोच क्या है सर? कि एक टर्म हमें बराबर कर लेना है। c को बराबर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर को बराबर कर लीजिए, वाई स्क्वायर को बराबर कर लीजिए। मतलब इस ऐसे इस टर्म को ऐसे बराबर कर लेना है, उसका इक्वेशन और ये जो इक्वेशन बनेगा दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, तो फिर कंपेयर करेंगे, आपको c1 c2 मिल जाएगा। तो इक्वेशन मिल गई, है ना सर? अब मैं अगर कह दूं कि ये मुझे गिवन है, इसको मिटा दूं। ठीक है? अब तक जो कुछ सीखा है आपने इसमें आपको लगाना। अब मैं कह दूं कि सर ये इक्वेशन हमें गिवन है, अब मुझे ये बता दीजिए कि एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन बता दीजिए सर। एंगल बाइसेक्टर अगर ये दिया है एक जनरल फॉर्म ऑफ नॉन होमोजेनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, तो हम कैसे बताएंगे कि सर एंगल बाइसेक्टर क्या है? रिवाइजमेंट एकदम ध्यान दीजिए, रिवाइज यहीं पर करा दे रहे हैं। कैसे करेंगे सर? क्या करना? फार्मूला पहले लगाते हैं। फार्मूला आपको पता है? हाँ सर, x माइनस अल्फा का स्क्वायर माइनस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर अपॉन a माइनस बी इज इक्वल्स टू x माइनस अल्फा y माइनस बीटा अपॉन h। सर अल्फा बीटा क्या है? वो तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वो कैसे निकालेंगे? है ना? वो करेंगे तो यू यूज कर पाएंगे। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, कैसे निकालेंगे सर? इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। अब यहाँ देखिएगा मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, बहुतों को आ रहा होगा, बट ज़्यादा खुश मत होइएगा क्योंकि कुछ लोग नाराज है ना, क्योंकि उनको आता नहीं है, तो वो सीख के आइए, इधर आइए। अब इसको रिस्पेक्ट क्या करना? विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कीजिए और y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट कीजिए। तो यहाँ पर डिफरेंशिएट करते हैं, कितना आ जाएगा? 6x प्लस
y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है तो इस होल की कांस्टेंट का डेफिनेशन 0 तो 0 प्लस सॉरी दैट इज माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर x यानी कि 7y और यहाँ कितना आ जाएगा सर प्लस 8 ये 0 ये 0 ये इक्वेशन बनी कितना है सर 6x माइनस 7y प्लस 8 इक्वल टू 0। हमें एक लीनियर इक्वेशन मिली। क्या बोला था मैंने एक लीनियर इक्वेशन मिलेगी ना, मिला। अब क्या करना है सर फिर से अगली इक्वेशन कैसे प्राप्त करेंगे, इस इक्वेशन को विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करिए और x को एज अ कांस्टेंट ट्रीट कीजिए। तो इस होल की ये जो कांस्टेंट x को कांस्टेंट ट्रीट करना है तो पूरा 0, यहाँ क्या आ जाएगा सर 4y, फिर यहाँ आएंगे सर -7x में हम क्या करना है सर x को एज अ कांस्टेंट डील करना है। तो सीन क्या हो जाएगा सर यहाँ पर y हमारा है, y के रिस्पेक्ट में करना है तो क्या हो जाएगा सर 7 और ये कांस्टेंट है तो आ जाएगा 7x। फिर यहाँ पर आ जाएगा इसकी वैल्यू 0, x को कांस्टेंट ट्रीट किया तो ये 0 ये भी 0, यहाँ पर इसकी वैल्यू -1 इक्वल टू 0। तो हमने इसको डिफरेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू y एंड x को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते हुए, तो हमें दो लीनियर इक्वेशन मिल गई। फिर से एक बार मैं कह रहा हूँ सर कि ये दोनों जो इक्वेशन मिली हैं ये वो इक्वेशन नहीं है जो इनके मल्टीप्लाई करने पे हमें ये इक्वेशन मिली है। याद रखिएगा वो मीन इक्वेशन जिनकी वजह से हमें ये इक्वेशन मिली है वो इक्वेशन नहीं है, बट हाँ इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वही है जो उन दोनों इक्वेशन का है। ठीक है, तो हम इनकी मदद से बस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे सर देखिएगा 6x माइनस 7y प्लस 8 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन क्या है सर 7x माइनस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से आप एलिमिनेशन मेथड से बहुत इजीली पॉइंट मतलब सॉल्व करेंगे तो xy आएगा और xy क्या होगा सर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही होगा, ऐसा वैल्यू जो दोनों में सेटिस्फाई कर रहा हो। तो यहाँ से मान लेते हैं लेट में पता नहीं कितना आएगा, मान लो कि 1, 2 आता है, लेट 1, 2 आ रहा है तो हम क्या करेंगे सर इसको इसमें पुट कर देंगे। तो क्या बन जाएगा सर कुछ ऐसा x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस y माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस b सर इक्वेशन से यहाँ पुट ab क्या है सर x स्क्वायर y स्क्वायर का कोएफिशिएंट दैट इज 3 एंड 2, तो कितना आ जाएगा सर 3 माइनस 2। ठीक है, कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा हूँ, नहीं सर यहाँ भी वही चीज़ें लगानी है x माइनस 1 और x माइनस 2 अपॉन h क्या है सर यहाँ पर x बाई मतलब यहाँ कहाँ गया x y क्या होता है सर -7/2, यहाँ पुट कर देंगे -7/2। तो ये जो हमारी इक्वेशन आएगी दैट इज सर द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। क्या करना था सर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना था, तो बहुत इजीली हमने ऐसे निकाला, दोनों इक्वेशन मिली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे ना। मैंने माना है भाई, पता नहीं कितना आएगा 1, 2 नहीं आएगा, पता नहीं, बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा आएगा जहाँ तक मुझे पता है। तो 1, 2 मान के हमने यहाँ पर भाई ये मैं बता रहा हूँ कि आपको ऐसे करना है, ठीक है, पता नहीं आंसर क्या होगा। ठीक है, ये समझ गया। और यहाँ पर एक और चीज़ देख लेते हैं, एंगल बाइसेक्टर समझ गया। अब आगे चलते हैं हम, इसमें हम देख लेते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस, उसका भी फार्मूला लगा देते हैं। एंगल बिटवीन टू लाइन कैसे निकालेंगे सर, फैक्टराइजेशन सीख लिया तो वो भी सीख लेते। एंगल में निकाल लेते हैं सर, फार्मूला क्या था सर tan थीटा इक्वल टू 2h स्क्वायर माइनस AB अपॉन A प्लस B। बस यहाँ से वैल्यू निकालिए और पुट कर दिए। h क्या है सर दैट इज -7/2, A क्या है सर 3, B क्या है सर 2, पुट कर दीजिए आंसर आ जाएगा सर 2h स्क्वायर की वैल्यू -7/2 का होल स्क्वायर माइनस AB दैट इज 6 अपॉन 3 + 2 दैट इज 5। यहाँ कितना आ जाएगा सर 2 और ये हो जाएगा सर 49/4 माइनस 20 कह रहा हूँ रियली सॉरी दैट इज 6 अपॉन 5। तो सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा सर इट इज लाइक 49/4 माइनस मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं दैट इज 24, 2 यहाँ बाहर है बाकी यहाँ 5 है 25/4 और इसको रूट में यहाँ पर और ये आ जाएगा 5। 2/5 का 5/2 से मल्टीप्लाई कितना आता है सर 2/5 इंटू 5/2 कैंसिल, कितना आएगा 1। और tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है सर अरे 45 डिग्री। ये तो बहुत आसान, बहुत अच्छा आया है ना 45 डिग्री। सर अगर नहीं कुछ अच्छा होता तो यार tan इनवर्स लगा देते हैं ना, फिलहाल तो बहुत अच्छी से बन गई है। तो एंगल बिटवीन टू लाइन समझ में आया, कैसे निकालते हैं। यहाँ से मैंने एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन बता दी, फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे वो बता दिया, फिर उसके बाद हमने एंगल बिटवीन टू लाइंस देख लिया कैसे निकालेंगे, और दोनों इक्वेशन मिल जाएंगी जब तो आप इजीली आप बाई मेथड जो हम पहले पढ़े हैं उसके साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर नहीं पता है भाई, ऐसे केस में आता है कि आपको फैक्टराइजेशन मैंने बताया ना बहुत लंबा केस है,
आपको m1 m2 निकालना, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके c1 c2 निकालना, फिर जाके आपको दोनों इक्वेशन मिलेगी, उनसे आप, हाँ ये बात है कि उसके बाद चीज़ें आसान हो जाएंगी, पर उससे पहले भी बहुत आसान है भाई। यूजिंग फार्मूला आप बहुत ही ईजी से सब कुछ जा सकते हैं। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को समझाते समझाते बहुत टाइम बीत गया सर। तो अब चलते हैं अगले एपिसोड में मिलने के लिए। अभी यहाँ से जाएंगे तभी अगले एपिसोड में मिल पाएंगे, तभी चीज़ें और भी चीज़ें हैं जो हमको समझनी है, समाप्ति नहीं हुई है। होप कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं समाप्त कर दूँ इस चैप्टर को। बाकी आप लोग अच्छे हैं, और भी अच्छे बनने की ज़रूरत है। आपका दिन मंगलमय हो।